हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। So if you know the definition of social work profession, then you will mark the right answer of this question, question number 14. सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक बदलाव, सोशल कोहेशन, सामाजिक एकजुटता, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, और लिबरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी, फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, किसी प्रकार के से जिस समस्या से लोग गुजर रहे होते हैं उससे लिबरेट करना, स्पेशली पॉवर्टी से, गरीबी से। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लिबरेशन ऑफ पीपल। सेकंड विल बी राइट आंसर। ओके, क्लियर है? 1 सेकंड, सभी को जुड़ जाने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई थिंक सभी लोग जुड़ गए हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। सो ये जो टर्म है, ये इसकी डेफिनेशन जो है सोशल वर्क की, वहीं से लिया गया डायरेक्ट। ओके, तो ये 4-5 टर्म आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अभी इसमें ये क्वेश्चन दिया है, और हो सकता है इस बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि सोशल वर्क प्रोफेशन की डेफिनेशन में इनमें से कौन सी टर्म नहीं है। ये 4-5 टर्म दिए होंगी, और साथ में हो सकता है ये दे दिया जाए, या फिर इस प्रकार से कुछ दे दिया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना। अभी स्पेशली पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ेंगे, बारीकी से उसको सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आंसर आपके सभी सही हो जाएंगे, एग्जाम में गलत नहीं होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, पिछले आप 4-5 सालों के कर लीजिए, 3-4 सालों के बस। लेकिन बारीकी से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर को, इसको ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो कहीं से नहीं बनते ना। कंसेप्ट तो वही है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? कंसेप्ट बेहतर करिए, बाकी आपका ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रोपाउंड 7 प्रिंसिपल ऑफ वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप? इसके द्वारा 7 प्रिंसिपल को दिया गया है, बताइए। प्रोफेसर फेलिक्स वेस्टिक के द्वारा। ओके, हाँ, वेस्टिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा 7 प्रिंसिपल दिए गए, तो कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? लिस्ट ऑफ 7 प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द इंट्रोड्यूस बाय द प्रोफेसर वेस्टिक, बताइए। एनीबडी? वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो जो बेसिक आइडिया तो होगा ही ना, कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं सोशल वर्क रिलेशनशिप में, वर्कर और क्लाइंट के बीच में किस प्रकार के रिश्ते होने चाहिए। ओके, जैसे कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दी जाती है, एक्सेप्टेंस, जो पर्सन जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना। ओके, कंट्रोल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ये सभी के सभी आपके वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप के जो साथ कुछ सिद्धांत, 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं, वो यहाँ से है। ओके, तो तीसरा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, तो दीज आर द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड दी ऑड मैन, मैन नहीं है, ऑड वन, ऑड वन आउट। ओके, आर्बिट्रेशन, एजुकेशन, कॉन्सलिएशन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो, बताइए क्या है? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? 1 सेकंड। हाँ,
ओके, देखिए जो शुरुआत की जो 3 आर्बिट्रेशन एजुकेशन काउंसिलिएशन दीज आर द मैकेनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होती है दो लोगों के बीच में, जैसे कि वर्कर है, मैनेजमेंट है। ओके, इस प्रकार से। तो और जो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, ये अलग प्रोसेस होता है, ये काइंड ऑफ नेगोशिएशन करने के लिए हम करते हैं। ओके, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में नेगोशिएशन कैसे हो सकता है, ताकि जो मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, या वो जो या फिर वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो दोनों की फुलफिल हो जाए। एक काइंड ऑफ नेगोशिएशन होता है, दोनों को विन विन सिचुएशन में पहुंचना होता है। तो ये अलग चीज है, बाकी तीनों के तीनों अलग मैकेनिज्म है। एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सो आपका फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी बार्गेनिंग मैकेनिज्म है, नेगोशिएशन मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा गया क्या होता है, ऑप्शन थर्ड क्या, काउंसलिएशन क्या होता है, एनीबडी? मतलब काउंसलिएशन मतलब होता है काइंड ऑफ एग्रीमेंट पे आना, दोनों पार्टी की कोशिश करना है कि द पार्टी विल कम टू द एग्रीमेंट, ओके, अबाउट अ प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड, हाँ, मेडिटेशन, समझौता करना, काउंसलिएशन, काउंसलिएशन उसको बोल सकते हैं। ओके, दैट काइंड ऑफ मेक पार्टीज, बोथ पार्टी टू मेक टू द कंक्लूजन टू एन एग्रीमेंट अबाउट प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर असर्शन रीजन दिया गया है और आपको दोनों को स्टूडेंट को पढ़ना है और बताना है कि दोनों करेक्ट हैं, और साथ साथ ये भी बताना है कि जो रीजन दिया है क्या वो सही एक्सप्लेन करता है असर्शन को। ह्यूमन राइट्स हेल्प अस टू इनलार्ज अवर इनहेरेंट ट्रेंड्स, अपनी जो प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, अंतर्लीन लक्षण होते हैं, उनको इनलार्ज करने में मदद करता है, मतलब उनको बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर ह्यूमन राइट्स हमारे पास होते हैं, अधिकार हमारे पास होते हैं, तो अपने जो अपना एटीट्यूड अपने एप्टीट्यूड होता है, टैलेंट होता है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और रीजन दिया गया है पुअरर द एनवायरमेंट बिकम द मोर इम्पेयर्ड एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसा अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, ओके, तो कहीं ना कहीं जो है बिकम द मोर इम्पेयर्ड, जितना ज़्यादा खराब माहौल होगा उतना ज़्यादा मानवाधिकार खराब हो जाते हैं, या उसके विपरीत भी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बताइए। देखिए, यहाँ पर पहली बात की जा रही है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि ह्यूमन राइट्स अगर रहते हैं ना, तो लोग अपने टैलेंट को, अपने एप्टीट्यूड को, अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर रीजन दिया जा रहा है कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर ह्यूमन राइट्स को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो रीजन आपका करेक्ट है। ओके, यही यहाँ पर बात की जा रही है कि जितना बढ़िया बेहतर एनवायरमेंट होगा, उतनी बढ़िया तरीके से हम जो है अपने ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और अपने ट्रेड्स, अपने एटीट्यूड, अपने टैलेंट को हम उभार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इज आइडली suited फॉर द स्टडी ऑफ, किस प्रकार की स्टडी के लिए हम लोग पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं? पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, कल्चरल, ट्राइबल कल्चर, नेशनल कल्चर, एथनोग्राफिक कल्चर, और फिनोमिनी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, सिंपल वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हम पार्टिसिपेट होते हैं एज ए रिसर्चर, एज ए पर्सन, और उसको हम देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसके। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मेला लगा हुआ है, कोई फेस्ट है, ओके, आप किसी विलेज में जाते हैं, वहाँ का कल्चर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना, समझना है, तो उस वहाँ पर किसी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, कल्चरल एक्टिविटी, तो आपस में जा करके वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर प्रोसेस में। ओके, तो ट्राइबल कल्चर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ पर भी हम इस पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, नेशनल कल्चर काफ़ी बड़ा होता है। ओके, ये छोटी टर्म नहीं है, नेशनल कल्चर ओके बिग टर्म है। और एथनोग्राफिक कल्चर का मतलब होता है एथनोग्राफिक स्टडी करना। ओके, तो ये भी आपका ए और सी दोनों हो जाएंगे इसके अंदर। और ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी बड़ी टर्म है, बिग टर्म है। तो ये दोनों छोड़ करके बी और डी हटा करके दो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। जहाँ पर रिसर्चर या सोशल वर्कर या कोई भी पर्सन खुद जाकर के इन्वॉल्व हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, तो ये आपके पहला वाला, सेकंड, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा है ऑप्शन सी, ए सी, सेकंड करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है? Question number 19. Arrange the following subjects dealt in the schedule of Indian constitutions in the order in which they are listed. आपको सही क्रम में लगाना है, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है उसमें कौन कौन सा है, क्रम में 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में कौन से शेड्यूल में दिया गया है, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट किस शेड्यूल में दिए गए हैं, और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी और अर्बन एरियाज, ये आपको बताना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल है हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने शेड्यूल हैं टोटल और किसमें क्या है, ये आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हिमानी मिश्रा थर्ड, अनिल कुमार साहू 19 का फर्स्ट। ओके, तो बताइए टोटल कितने शेड्यूल हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ओके, 12 शेड्यूल हैं। ओके, कौन कौन से हैं कोई बताएगा एक एक करके? तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, एक एक करके बताइए नंबर डाल करके। फर्स्ट वाला कौन सा है? हाँ, टेरिटरी एंड स्टेट। ओके, स्टेट बाउंड्री वो सभी आपका फर्स्ट में आएगा, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, कहाँ तक इसकी लिमिटेशन है हर एक राज्य की। सेकंड वाला, ओके, एमेंडमेंट्स। ओके, तीसरा क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन, जैसे कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओके, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उसको लेकर के, अफर्मेशन एंड ओथ, वो लोग जो है ओथ लेते हैं। फोर्थ नंबर कौन सा है? फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर आपका होगा जो सीट एलोकेट की जाती है ना राज्यसभा में, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ओके, ये हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, आप लोग कुछ लोग कुछ फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल की। ओके, सीट एलोकेशन होता है आपका राज्यसभा के फोर्थ में। फिफ्थ में क्या होगा? कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दी शेड्यूल एरिया। ओके, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके सिक्स में कौन सा होगा? अदर देन, बाकी जो बचे हैं वो उन राज्यों में, ट्राइबल एरिया में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल, 80 mm, एक मतलब आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये चार राज्यों को छोड़ करके ना, वो सभी के आपके सिक्स में लिस्टेड है। हाँ, मिजोरम, मिजोरम है। ठीक है, और सेवेंथ में क्या आएगा? यूनियन लिस्ट, फेडरल, फेडरल लिस्ट। ओके, और एट में मैंने बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी, और नाइन्थ में बताया था मैंने लैंड रिफॉर्म्स। टेंथ में क्या होगा आपका? एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, और 11 में आपका आएगा पंचायत, और 12 में म्यूनसिपालिटी। इसका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था, सेवेंथ कंकरेंट लिस्ट होगा। हाँ ठीक है, सही है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10 में होगा। इसको याद करने का एक ट्रिक बताया हुआ था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, टी का मतलब पहला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। पी का पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी, डी से डिफेक्शन लॉ, लैंड रिफॉर्म्स, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, फेडरल लिस्ट, ये आपका अदर ट्राइबल एरिया, या ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल एरिया। आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स, ए से आपका हो जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन। इस प्रकार से सभी के सभी मैंने बस ऑलरेडी दिया होगा आई थिंक लिस्ट, तो आप वहां से याद कर लेना, नोट्स में है। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है गाइज? क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन? किसी संस्था के अंदर इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, संगठन में निम्नलिखित से क्या पाया जा सकता है? अ फॉर्मल शेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ओके, जहाँ पर सही तरीके से डिसीजन लिया जाए एक फॉर्मल तरीके से, ओके, और डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर सभी की जितने भी लोग हैं, ओके, सबकी जिम्मेदारी, उनके रोल्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब डिवाइड होगी। और रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार का कंडक्ट होना चाहिए, उस पर रूल्स रेगुलेशन जो कि आपके एचआर के द्वारा दिए जाते हैं। आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपको बताते हैं क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ऑफिस का, ओके। एब्सेंस ऑफ हिरार्की, हिरार्की नहीं होती है तो ये एकदम गलत है। हिरार्की होती है, किसी भी संस्था के अंदर हिरार्की होती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वर्कर होंगे, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर होता है, उसके ऊपर टीम लीड होते हैं, उनके ऊपर फिर राइट मैनेजर होते हैं। इस प्रकार से हिरार्की पूरी बनी होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एबीसी करेक्ट हो जाएंगे, ओके, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। हाँ, एब्सेंस, एब्सेंस नहीं प्रेजेंट है, हिरार्की प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एब्सेंस लगा है ना, तो आपका डी नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ तक क्लियर है, 20 तक, ठीक। यहाँ पर असेसमेंट रीजन क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, आंसर दीजिए। परसेप्शन के बारे में बताया जा रहा है, जो धारणा हम जिसको बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हर इंसान की एक जो परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, चीजों को कैसे परसीव कर रहा है, कैसे देख रहा है, डिपेंड ऑन देयर नॉलेज। तो परसेप्शन इज ऑलवेज शेप बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराना जो हमारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, उसके आधार पर हम अपनी एक धारणा बनाते हैं, ओके। अ चाइल्ड शेप हिज बिहेवियर इन फैमिली इन्वायरमेंट, बच्चा जो है फैमिली के माहौल में अपने बिहेवियर को डेवलप करता है, शेप करता है। जैसे अच्छे माहौल में वो रहेगा, उसी प्रकार के उसके अंदर बिहेवियर डेवलप होगा, ओके। क्योंकि इस बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैमिली के अंदर होता है, तो उसी प्रकार से उसका बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर कि बच्चे का जो शुरुआत का जो विकास होता है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है बचपन में ही हो जाता है, 3 साल के पहले पहले, है ना। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है। ऊपर परसेप्शन के बारे में दिया जा रहा है, दोनों बेसिकली, यहाँ ऐसा नहीं दिया गया है कि कौन सा जो है रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपके दोनों करेक्ट है, ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो जो असेसन रीजन क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव बेस्ड हो जाते हैं कि, और जो जिसने क्वेश्चन बनाया है वो किस प्रकार से सोच करके बना रहा है क्वेश्चन, आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, अदरवाइज इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से समझ पाते हैं कि बेसिकली क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर देना है ना। तो कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में, एसेशन रीजन में, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में करिए, ओके। नहीं 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन डाले ही जाते हैं इसलिए कि ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, ओके। देखिए एग्जाम जो होता है वो समझदारी का होता है, ओके। इंटेलिजेंस चेक नहीं कर रहे होते हैं, समझदारी चेक कर रहे होते हैं आपकी, आप कितने समझदार हैं, कितने कर पाते हैं, कितना फंस फंस रहे हैं क्वेश्चन में आप। क्वेश्चन नंबर 22, द 3 क्वेश्चन दैट आर हाईली रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बेसिकली क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में। हाउ टू फॉर्म स्टार्टा, स्टार्टा का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुपिंग करना, ओके। हाउ शुड आइटम बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टर, हर एक स्टार्टम से कैसे हम जो है आइटम या सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं, ओके। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या सही होगा। और हाउ कैन द स्टार्टर कैन बी कन्विंसली अप्रोच्ड, किस प्रकार से हम उसको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। और हाउ मैनी टाइम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टम, एंड हाउ टू एलोकेट द सैंपल साइज ऑफ ईच स्टार्टम। इतना सारा क्या क्या आंसर हो गया इसमें। सो हाउ मैनी, ठीक है ना, तो ये आपका 80 गलत होगा, है ना। कन्वेंटली अप्रोच यूज नहीं करते हैं, राइट। ये आपका स्टेट वाइड सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब कन्वेंस की बात होगी तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो सी नहीं होगा, डी आपका हो जाएगा। तो ए बी डी विल बी राइट आंसर, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ना इस प्रकार से दिया रहता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, करेक्ट है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं होगा, आप ही लोगों का सभी आंसर सभी के करेक्ट है वैसे लगभग। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द थ्योरीज एंड देयर एडवोकेट्स। थ्योरी एडवोकेट, ये आपकी थ्योरी है और ये थिंकर के नाम दिए गए हैं जो कि उस थ्योरी को दिया है। बताइए, सोशल लर्निंग थ्योरी पता ही होगा, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। ट्रांसपर्सनल थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी पता होगा आपको, साइको सोशल थ्योरी पता होगा। अब यहाँ पर चार थ्योरी देखिए, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि सर थ्योरी और उनके थिंकर का नाम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको लग रहा है कि ये आंसर आप गलत कर पाएंगे? चार में से एक न एक के बारे में आपको पता होगा, किसी न किसी थिंकर के बारे में पता होगा। मैंने एक लिस्ट भेजा हुआ है, थिंकर मॉडल और थिंकर के इसके नाम, थ्योरी के नाम, कुछ 20 25 30 लिस्ट है। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन एक फोल्डर है, आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन तो उसके अंदर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी कंपाइलेशन मिल जाएंगी, जैसे कि डे एंड डेट्स है ना, इंपॉर्टेंट लॉ एंड प्रोविजंस स्कीम्स, ये सभी चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर। सर बट कभी कभी ऑप्शन सेम होते हैं तो फंस जाते हैं। हाँ, कोर्स एग्जाम में सभी क्वेश्चन तो आसान नहीं रहेंगे ना, कोई एक आ रहा होता है। हाँ एक, हाँ कभी कभी ये जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर ये थोड़ा सिमिलरिटी रहेगी, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो रहता है, अदरवाइज तो जनरली 20% ही क्वेश्चन टफ रहते हैं एग्जाम में, बाकी 60% तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, सब लोग कर सकते हैं। 20% थोड़े से मॉडरेट होते हैं, ओके, 20% थोड़े टफ रहते हैं, ऐसे रहता है पैटर्न, है ना। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये जो ऑप्शन आपका एक ही है, आप आंसर वैसे मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? साइकोसोशल थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी गई है। ट्रांसपर्सनल थ्योरी का मतलब क्या होता है बताइए? ओके, ट्रांस का मतलब होता है समथिंग विच इज बियॉन्ड, है ना, द लिमिट ऑफ पर्सनल, जो हम चीजों को समझ पाते हैं, परसीव कर पाते हैं, उसके बाहर की चीज, उसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल। ओके, जहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच का यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट को, जैसे कि योगा करना या इस प्रकार की जो एक्टिविटी कराई जाती है पर्सन को, इस अप्रोच में ट्रांसपर्सनल थ्योरी में बताया गया है। ओके, होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं थेरेपी में, ज़्यादा फोकस किया जाता है स्पिरिचुअलिटी पर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हॉबी है उसको परफॉर्म करना, अगर किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनना, ऐसे धीरे धीरे करके पर्सन के बिहेवियर को चेंज किया जाता है ना। बहुत सारी इन लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, है ना, इस उसको इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, आर्ट बनाना, आर्ट वर्क करना, सिंगिंग करना, ओके, मंडला आर्ट, हाँ कोई भी जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिससे धीरे धीरे लोग जो है अपने आप को रिकवर कर पाए। ओके, हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। ओके, उस वहाँ पर जो भी आप अप्रोच यूज करना चाहते हैं, हीलिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ओके, तो वो आप बोलते हैं उसको होलिस्टिक अप्रोच। ओके, ट्रांसपर्सन थ्योरी में वही यूज किया जाता है, योगा करना, मेडिटेशन करना। ओके, तो पहला वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइप ऑफ डायग्नोसिस विच इज नॉट प्रेस्क्राइब बाय दी डिस्क्राइब बाय दी और पर्लमैन, पर्लमैन के द्वारा इनमें से कौन सा डायग्नोसिस नहीं दिया गया है? डायनेमिक, क्लिनिकल, गसेल्ट और एटिलॉजिकल। बताइए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी, गसेल्ट डायग्नोसिस, बिल्कुल। और बाकी डायनेमिक डायग्नोसिस क्या होता है बताइए? हाँ ठीक है, गसेल्ट थेरेपी से लिया गया है, मतलब वो डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है गसेल्ट थेरेपी के माध्यम से, जो बताया था कि जहाँ पर माइंड और बॉडी को, हाँ, उसको एक ही माना जाता है, उसको लेकर के समझा जाता है, उसका बिहेवियर जो है, माइंड जो है। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा होगा? 1 to 4।
ओके, डायनेमिक आपका ये क्या है डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डायग्नोसिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्लिनिकली। देखिए, डायनेमिक का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट जो है क्या सफर कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उस पर हम फोकस करते हैं, करंट प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, उसको प्रॉपर एवोल्यूशन किया जाता है, उसको बोलता है डायग्नोसिस, मतलब ट्रीटमेंट करना। ओके, उसको बोलता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। प्रेजेंट टाइम में वो क्या फेस कर रहा है, करंट टाइम में क्या वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, किस प्रकार उसका नेचर है, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर रही है प्रेजेंट टाइम में, आपका डायनेमिक डायग्नोसिस कहलाता है। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या पर्सन की कंडीशन कैसी है उसको जानेंगे, किस प्रकार की इंजरी है क्या है, वो सबको उसके जो सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और पर्सन की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको जानेंगे। मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे डॉक्टर है, जब डॉक्टर के पास पेशेंट बैठेगा, उससे बात करेगा, पूछेगा, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, वो आपका आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके। तीसरा इसमें है एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है? नेचर एंड कॉज करंट प्रॉब्लम। एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या कारण है, कंडीशन, जो डिजीज है उसके बढ़ने का क्या रीजन है, क्या कॉज है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, राइट। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो बहुत प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। वो काइंड ऑफ जो लैब वर्क होता है, किसी समस्या के डिजीज का नेचर, उसका कॉज फाइंड आउट करना। ओके, उसके एक्सप्लेनेशन खोजना, जनरली हम जो लैब वर्क करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सभी के सभी एग्जामिनेशन जो होता है, स्टडी की जाती है, वो आपका एटोलॉजिकल डायग्नोसिस में आएगा। ओके, ये तीनों की तीनों आपके पलमन के द्वारा दिए गए, सेकंड वाला थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। सब मिक्स हो रहा है। हाँ सर, सब मिक्स नहीं, सब मिक्स नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। हाँ, ओके। ये तो आपका प्रेजेंट टाइम पे मतलब करंट स्टेटस देखा जाता है। ये जैसे कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर से डॉक्टर जो पेशेंट से बात करेगा, डिस्कस करेगा, उससे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की प्रॉब्लम, फिजिकल एग्जामिनेशन सिंपल जो होता है। इसमें हम किसी डिजीज के बारे में, उसका क्या कारण क्या है, किस प्रकार से डिजीज डेवलप हुई है, ओके, उसको फाइंड आउट करते हैं थ्रू दी लैब के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना। वो थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है, ज़्यादा डिटेल स्टडी की जाती है, तो साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा यूज करते हैं, वो आपका एटोलॉजिकल। इसका मतलब ही होता है कॉज, व्हाट आर द रीजन, कॉज निकालना, या क्या कंट्रीब्यूशन है किसी चीज़ का डिजीज में, उस चीज़ को निकालना, एक्सप्लेन करना समथिंग जिसकी वजह से, या वो रीजन क्या है ना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको फाइंड आउट करना, कॉज को फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम के लो करके, वो आपका इटोलॉजिकल कहलाता है, इटोलॉजी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई डिजीज है, तो पहली स्टेज यही आएगी डायनेमिक, सिंपल प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, क्या करंट एक्सपीरियंस कर रहा है पर्सन, उसको जानना समझना। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है थोड़ा डिटेल में समझना, उसकी हिस्ट्री, हेल्थ की हिस्ट्री जानना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, उसके सिम्टम्स को जानना, अंडरस्टैंड करना, वो आपका आ जाएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस में। और उससे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका एटोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाएगा, रूट कॉज को जानना, उसके नेचर को समझना प्रॉब्लम के, राइट, ऐसे आ जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 25। ILO इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर IPEC वाज इनिशिएटेड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको जो है इनिशिएट किया गया था? मोनालिसा राज 25 का सी। क्वेश्चन, ये इसका आंसर आप पूछ रहे हैं कि दे रहे हैं, क्या गलत हुआ है मेरा? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ILO के द्वारा, कब? दिसंबर 1992 में। और इंडिया पहली कंट्री थी जो जिसने उसको ज्वाइन किया था 1992 में। ओके, तो इस फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर 1992। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे कुछ जनरल नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, बताना है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सा जर्नल को जो है रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, घुमा फिरा के, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, मतलब कभी जनरल के नाम दिए रहते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है, तो इस प्रकार से। लास्ट स्लाइड, हाँ ये वाला।
ILO के द्वारा जो इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इनिशिएट किया गया था। आपको बताना एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम था कि किस प्रकार से चाइल्ड लेबर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसको लेकर के इसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1991 के अंदर। क्लियर है? इंडिया ने इसको साइन कर लिया था उसी टाइम पे 1992 में एक एमओयू के माध्यम से। ओके, मोनालिसा ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सोशल वर्क के सभी स्टूडेंट है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन। ओके, यहाँ पे लिखा है NAPSWI, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? ओके, पहला आपका पेयर होगा सेकंड के साथ, तो आपका फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचा है। अब इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। NAPSWI, एनीबडी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, वर्क नहीं वर्कर इन इंडिया। ओके, वर्कर बिल्कुल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया। ठीक है, सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और 20 जो कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क आपको जुड़ा हुआ है TISS से, और सोशल वर्क पर्सपेक्टिव आपका जुड़ा है निर्मला निकेतन मुंबई, एंड कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। आई स्टैंड फॉर इंडिया, है ना, सोशल वर्क इन इंडिया। पूरा फुल फॉर्म इसका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया, NAPSWI। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। विरिमेंट काउंसलिंग इज गिवन टू, इसको हम बोलते हैं शोक। शोक परामर्श दिया जाता है किसको? जस्ट टू हेल्प ओवरकम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ओवरकम स्ट्रेस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, या हेल्प ओवरकम लॉस ऑफ लव्ड वन, या PTSD पर्सन। विच ऑप्शन विल बी राइट? बेरेमेंट का मतलब होता है शोक परामर्श लेना, काउंसलिंग लेना। अब वैसे भी अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा, तो कभी कभी हिंदी में ना आसान होता है आंसर देना। तो अगर आपको जब समझ में ना आए उसका मीनिंग, तो हिंदी देख लिया करो। ओके, काफ़ी इजी हो जाता है। तो शोक कहाँ किया जाता है? जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तभी जनरली शोक किया जाता है। तो आपका जस्ट टू हेल्प ओवरकम लॉस ऑफ लव्ड वन, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। PTSD का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? PTSD फुल फॉर्म? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कब होता है, बताइए? करेक्ट है, करेक्ट है, कोई हादसा हो जाने के बाद, बिल्कुल। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है पोस्ट ट्रॉमेटिक, कोई इवेंट घट जाता है जीवन में, ओके, जो ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं लोग, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है PTSD की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है ना? रेप या हो या कुछ, हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन के सामने किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं वो भी एक स्ट्रेस डेवलप होता है धीरे धीरे। या किसी कोई घटना हो जाती है किसी के सामने या उसके साथ हो जाती है घटना, तो इस प्रकार की वजह से वो ट्रॉमा में जो है पर्सन चला जाता है, राइट, वो PTSD होता है। इसकी प्रॉपर काउंसलिंग भी होती है, थेरेपी भी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑडिट। ठीक है, एक पर्सन थे, इसके बारे में बताता हूँ। एक मेरे कोई फ्रेंड थे, उनका एक दोस्त था, मतलब टीचर था, तो उसके द्वारा एक पूरा बच्चों को, एक पूरा ग्रुप था, उसको ले जाए, मतलब कहीं पर वो गए थे वो लोग घूमने के लिए, कॉलेज से जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो जो टीचर थे वो उनको पीटीएसडी हो गया था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद उनकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है। वो गाइड कर रहे थे सभी बच्चों को, साथ में गए थे। ओके, दैट पर्सन स्टिल सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी। होता है, किसी प्रकार की घटना हो जाती है, पर लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी वजह से हुई, जिम्मेदारी मेरी थी, देन इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम होती है। ओके, पीटीएसडी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑडिट। देखिए हमारे पास अभी 1 मिनट है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी 1-2 क्वेश्चन बच गया है तो कल डिस्कस कर लेंगे। ओके ना, दोबारा जो है लिंक में शेयर नहीं करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑडिट। किसमें जवाबदेही लेखा परीक्षा का हिस्सा नहीं है। रिव्यू ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब जो व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसकी समीक्षा करना। डिपेंडेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हुआ है उसके रिकॉर्ड्स वगैरह उसको रखना, एक्यूरेसी देखना, रिव्यू करना उस पर। और जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किए गए हैं उनका रिव्यू करना। या फिर प्रोजेक्ट पॉलिसी की क्या सूटेबिलिटी है उसका मूल्यांकन करना। तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। अकाउंटेबिलिटी ऑडिट में जनरली हम रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं, उसके रिकॉर्ड को चेक करते हैं, रिसोर्स को चेक करते हैं, किसको क्या एलोकेट हुआ है उस चीज़ को जानते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ओके, लेकिन हम प्रोजेक्ट पॉलिसी के बारे में, उसकी सूटेबिलिटी कितनी है, उपयुक्त कितनी है, वो सभी चीज़ें इसमें चेक नहीं करते हैं। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर किसी कोई डाउट तो नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 28 में।